मेरे प्यारे छात्रों, आज आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। आज का आपका टॉपिक है मेथड ऑफ बीड मैनेजमेंट। खरपतवार प्रबंधन की विधियां। कैसे हम खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार वह पौधा जो बिना बोए अनैच्छिक रूप से उगाता है और हमारी मुख्य फसलों को खराब करता है, बर्बाद करता है, उसे हम खरपतवार कहते हैं। इसको हम बिन बुलाए मेहमान कह सकते हैं। और ऐसे बिन बुलाए मेहमान आ करके और हमारी महफिल को खराब कर देते हैं, तड़कती भड़कती महफिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि ये बिन बुलाए मेहमान हमारे खेतों तक ना पहुंचे पाएँ। उनके लिए कौन सा मैनेजमेंट कर दिया जाए। आप लोग अक्सर शादी समारोह में देखते होंगे कि व्यवस्था होती है 100 लोगों की और बिना बुलाए 10-20 लोग और आ जाते हैं और आ करके और महफिल को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जिस प्रकार से हम खेती करते हैं, विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाते हैं, उन फसलों को उगाते हैं, उनकी खेती करते हैं, उनसे हम प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, और ये खरपतवार आकर के हमारी मुख्य फसल को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे इनकी संख्या को कम कर सकते हैं, इनकी मात्रा को कम कर सकते हैं, इनको वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपका जो मुख्य बिंदु है वो है निरोधात्मक उपाय। क्या ऐसा किया जाए कि जिससे खरपतवार के बीज हमारे मुख्य फसलों तक पहुंचने ही ना पाएँ, कि जिससे हमारी फसल को किसी प्रकार का नुकसान हो। इसमें सबसे पहला होता है कि बुआई के लिए स्वच्छ बीजों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ और अच्छे बीजों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी मुख्य फसलों में खरपतवार के बीज नहीं पहुंचने पाएंगे। अगर हम घर का ही बीज बोना चाहते हैं तो उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर लें कि उसमें खरपतवार के बीज ना हों। खरपतवार के बीज रहित हम बीजों का, फसलों के बीजों का प्रयोग करें, जिससे हमारे खरपतवार के बीज हमारे मुख्य फसलों तक ना पहुंचने पाएँ। तो इसलिए साफ सुथरा बीज का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्या है, पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैंसिया गोबर करे तुरंत खेत में डाल दें। अगर भैंस खरपतवार के बीज को खा ली है और वो गोबर के रूप में त्याग कर दी है और उसको ले जाकर खेतों में अगर डाल देंगे तो उस खरपतवार का बीज हमारे खेतों तक पहुंच जाएगा और वहाँ पर वो अपना वृद्धि विकास करेगा, हमारी मुख्य फसल को प्रभावित करेगा। तो इसलिए साफ सुथरे बीज, साफ सुथरे खेतों तक हम ऐसा करें कि पहले उस गोबर को कहीं इकट्ठा कर लें, गड्ढे में इकट्ठा कर लें, उसको सड़ा दें, और जब वो पूर्णतः सड़ जाए, जो उसमें खरपतवार के बीज हों उग जाएं, तब सड़ी हुई गोबर के खाद का प्रयोग खेतों में करना चाहिए। अगला है कि जिस भी कृषि यंत्रों का आप प्रयोग कर रहे हैं बुआई के लिए या जुताई के लिए या खेत की फिजिकल दशा को सुधारने के लिए, भौतिक दशा को सुधारने के लिए, उन सभी यंत्रों को अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके ही खेतों तक ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि रामदीन के खेत में जुताई किए थे फिर श्यामदीन के खेत में करने लगे। जितने उसके बीज थे एक खेत के दूसरे खेत में पहुंच गए। तो इसलिए साफ सुथरा यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगली बात होती है कि खेतों के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। अगर खेतों के आसपास आप
अच्छे तरीके से साफ सफाई रखते हैं तो खरपतवार के बीज हमारे खेतों तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारा खेत वो खरपतवार मुक्त खेत रहेगा और हमारी उपज पर, हमारे उत्पादन पर, हमारे इनकम पर किसी तरीके से वो प्रभाव नहीं डाल सकता है। अगला चीज़ है कि खरपतवार बीज रहित चारा खिलाना चाहिए। जो भी आपके पास पशु हों, ये कोशिश करना चाहिए कि पशुओं को पके हुए, अगर मान लीजिए खरपतवार उसमें फूल आ गया है, फल आ गया है, बीज बन गए हों, तो यह कोशिश करें कि अगर बीज बन गए हों तो उन खरपतवारों को हम पशुओं के चारे के रूप में ना प्रयोग करें। नहीं तो फिर वही चीज़ होगा कि पशुओं के गोबर के साथ वो खेत में पहुंच जाएगा और जिससे हमारी मुख्य फसल को प्रभावित करेगा। अगला चीज़ है कि जल निकास की नालियाँ, सड़क के किनारे, इन सब जगहों से खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट कर देना चाहिए। अगर इस जगहों पे आप खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं तो हमारी मुख्य फसल तक वो खरपतवार नहीं पहुंच पाएंगे। आगे की हम लोग चर्चा करते हैं कि खरपतवार उन्मूलन की बात करते हैं। जहाँ पर उन्मूलन शब्द आ जाता है, मतलब उस खरपतवार को वहाँ से बिल्कुल हटा देना है, उसका विनाश कर देना है, उसका आल औलाद नष्ट कर देना है, कि उसका कोई भी भाग, कोई भी अंश खरपतवार का हमारे खेत में ना रहे। ना खरपतवार का जड़, ना उसका तना, ना उसका पत्ती, ना उसका बीज, कोई भी भाग हमारे खेत में ना हो। उसके सभी भागों को हमारे खेत से नष्ट कर देना चाहिए। तीसरा जो यहाँ पर आपका आता है उपाय, वो होता है खरपतवार नियंत्रण। कैसे, क्या हम करें कि खरपतवार नियंत्रित में रहे, मतलब हमारा शत्रु रहे लेकिन वह नियंत्रित में रहे, एक कायदे में रहे। तो इसलिए क्या ऐसा कार्य करें कि जिससे खरपतवार नियंत्रण में रहे। इसके लिए मुख्यतः 4 विधियों का उपयोग करते हैं। यांत्रिक विधि का प्रयोग कर लेते हैं, सस्य वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, जैविक विधि का प्रयोग करते हैं और दोस्तों रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं। आइए हम दोस्तों जानते हैं कि यांत्रिक विधि का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हम भौतिक क्रिया के द्वारा कैसे हम अपने खेतों से, अगर खेत में खरपतवार पहुँच ही गए हैं तो कैसे उनको हम हटा दें। इसके लिए क्या क्या हम प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए आपके छोटे स्तर पर, छोटे जगहों पर, छोटी क्यारी है, छोटा सा आपके पास गमला है, 4 से गमले हैं, किचन गार्डनिंग आप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप खरपतवारों को हाथ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उसके लिए आपको किसी रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको किसी तरीके से आपको वहाँ पर सस्य वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं, आप सामान्यतः आप हाथ से उखाड़ करके ही खरपतवारों को उखाड़ करके और उसको आप हटा सकते हैं, खेत से रिमूव कर सकते हैं। अगला है कि गुड़ाई करके, आप खेत में गुड़ाई करके भी खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। निकाई करके, मान लीजिए जैसे आप लहसुन है, प्याज है, धनिया, ऐसी छोटी छोटी आप क्यारियों में खेती किए हैं तो आप खुरपी के सहायता से निकाई करके खरपतवारों को हटा सकते हैं। बर्निंग मतलब जला करके भी खरपतवारों को हटा सकते हैं। आगे यहाँ पर होता है कि भू परिष्करण विधि के द्वारा टिलेज, जैसा कि आप नाम से जानते हैं भू परिष्करण मतलब टिलेज क्या होता है कि मृदा में जितने भी भौतिक क्रियाएं करते हैं, मृदा की भौतिक दशा सुधारने के लिए जो भी उसमें भौतिक क्रियाएं करते हैं, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलेज। मृदा में जितने भी यहाँ पर हम क्रिया करते हैं तो उसको हटाने के लिए उसको क्या कहते हैं, भू परिष्करण। अगला पॉइंट आता है कि जलमग्नता, मतलब जलमग्न कर देना, कि खेतों में हम पानी भर दें, पूरा जलमग्न अवस्था हो जाए और इस अवस्था से क्या होगा कि खरपतवार उसी में डूब मरेंगे, उसी में से उनका जड़, तना, पत्ती सब गल जाएगा और उससे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगला चीज़ होता है कि पलवार मतलब मल्चिंग। मल्चिंग शब्द से यहाँ पर होता है कि मृदा की ऊपरी सतह को ढक देना जिससे खरपतवार उगने ही ना पाए, ऐसा करते हैं। इसमें मल्चिंग एक आप प्लास्टिक मल्चिंग करते हैं जो प्लास्टिक शीट के द्वारा मृदा की सतह को ढक देते हैं, या आप वानस्पतिक भागों के द्वारा ढक देते हैं, घास फूस फसलों के अवशेष इन सब के द्वारा ढक देते हैं। तो इसकी वजह से भी खरपतवार
जमने नहीं पाते हैं। अगला होता है कि मूविंग मतलब कटाई करके, अगर खरपतवार बड़े हैं तो कटाई करके भी उनकी मात्रा को कम कर सकते हैं, या स्क्रैपिंग, स्क्रैपर की सहायता से खुरच करके, जिससे जड़ और तना ये सब भाग हट जाएं, तो स्क्रैपिंग के द्वारा भी आप खरपतवार को हटा सकते हैं। एक यह भी विधि अपना सकते हैं। अगला आपका जो अगला विधि है वह है सस्य वैज्ञानिक विधि, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस मेथड। इसके द्वारा कैसे हम खरपतवार को कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये देखते हैं कैसे सस्य वैज्ञानिक मतलब खेती के साथ साथ हम क्या ऐसा गुण अपनाएं कि जिससे हमारे खेत में खरपतवार की संख्या बिल्कुल कम हो जाए। यहाँ पर हमको किसी रसायन को डालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कोई जैविक या हमको यांत्रिक विधि की करने की आवश्यकता नहीं है। हम खेती के साथ साथ क्या ऐसा गुण अपनाएं जिससे हमारे खेत में खरपतवार ना आने पाएँ, आए तो बहुत कम मात्रा में, कंट्रोल में रहें, अपने औकात में रहें, ये भी यहाँ पर ध्यान देना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि गर्मी में परती रखना, खेतवा को गर्मी में परती छोड़ दें, और अगर परती रखेंगे तो इससे जब कोई फसल नहीं रहेगा, आप फसल उसमें उगाते हैं तो उसमें आप सिंचाई करते हैं, उसमें आप खाद डालते हैं, समय समय पर उसमें आप उसकी निगरानी करते रहते हैं, तो फसल के साथ खरपतवारों की भी वृद्धि होती है। तो अगर आप ऐसे खेत को परती छोड़ देंगे या गर्मी के समय में गहरी जुताई कर देंगे, तो जब गर्मी जुताई कर देंगे तो जुताई करके भी खरपतवार को आप नष्ट कर सकते हैं। अब पता है खेत खुला है, जैसे हल्की बारिश हो जाए, खरपतवार जम जाए, आप उनको जोत दीजिए, तो उसमें जर्मिनेशन एक बार हो गया तो दोबारा जल्दी नहीं होगा। या फिर जोत करके 2-3 बार आप जुताई करके मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई कर दें, इससे खरपतवार के जड़, तना, पत्ती ये सब सूख जाएं। प्रकाश के प्रभाव में आकर के क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो फसल विशेष के साथ उगते हैं, जैसे गेहूं के साथ गेहूं का मामा, तो जब गेहूं नहीं बोएंगे तो मामा कहाँ से आएंगे। तो इसलिए हम वहाँ पर गेहूं के अलावा कोई अन्य खेती उसी सीजन में कर लेंगे, रोटेशन कर लेंगे, वहाँ पर चक्र अपना लेंगे, तो दूसरी फसल को उसके साथ बो देंगे, तो यहाँ पर हमारे खेत में कोई दूसरा खरपतवार उसके साथ नहीं आ पाएगा। अगला चीज़ है कि इस बुआई का समय एवं विधि, इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से आप बुआई कर रहे हैं, इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, किस मेथड से कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए लाइन में बुआई करते हैं, रो में बोते हैं, तो उसमें आसानी से आप खुरपी की सहायता से आप खरपतवार का नियंत्रण कर लेंगे। अगर आप छिटकवा बीज से बोते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोते हैं, तो उसमें प्लांट पॉपुलेशन अधिक हो जाता है, तो इसकी वजह से निकाई गुड़ाई आसानी से नहीं हो पाता है। समय पर बुआई, ये भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा समय पर अगर बुआई कर देंगे तो खरपतवार का प्रकोप उससे कम हो जाता है। अगला होता है स्पेसिंग की बात होती है। जैसे कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं कि जिनमें स्पेसिंग अधिक होता है, जैसे आप मक्के की बुआई करते हैं, आप अरहर की बुआई करते हैं, इस समय स्पेसिंग अधिक होता है तो उसमें खरपतवार ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें अंतराल कम होता है। तो अगर अंतराल कम होगा, जब खुद ही हमारे पास 10 सदस्य, तो बढ़ावा कहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि जब अंतराल स्पेसिंग कम रखेंगे तो ऐसी स्थिति में भी खरपतवार कम उगते हैं। अगला होता है कि प्रतिस्पर्धात्मक फसलें, मतलब कम्पिटिटिव, यहाँ पर ग्रोइंग ऑफ कम्पिटिटिव क्रॉप्स, ये भी करना चाहिए कि ऐसे फसल को लगाएं कि जो खरपतवार के साथ प्रतियोगिता कर ले, लड़ झगड़ करके, अड़िया करके आगे बढ़ जाए। तो जब आगे बढ़ जाएगा तो जो खरपतवार के पौधे हैं वो नीचे में दब जाएंगे, उनसे वो आगे बढ़ जाएगा, और जब पता चला कि वो प्रतियोगिता नहीं कर पाएगा तो उस पौधा वहीं नीचे में दबा रह जाएगा। अगला चीज़ है कि खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग, तो ये भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कि खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करिए। उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आप मक्का की खेती किए हैं या आप अरहर की खेती किए हैं, तो मक्का के पौधे दूर दूर लगे होते हैं, तो कोशिश करें हम उर्वरक को जड़ के पास ही रखें।
अगर हम पूरे क्षेत्र में और जो खाली क्षेत्र है उसमें ना डालें, तो अगर उसमें हम अगर उर्वरक को नहीं डालते हैं तो खरपतवारों को उर्वरक नहीं मिलेगा और हमारे फसलों को मिल जाएगा, तो फसलों को उर्वरक मिलेगा और जैसे वो खाद पाएगा वो तनतना के आगे बढ़ जाएगा। और खरपतवार को पता चले वीड उसको नहीं मिला तो खरपतवार नीचे दबे रहेंगे और हमारा फसल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। अगला चीज़ यहाँ पर कि जल प्रबंध, इरिगेशन, यहाँ पर ये भी प्रबंध कर देना चाहिए, सिंचाई का भी प्रबंध करना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग उमूमन कि नहर से सिंचाई कर लेते हैं, तो नहर से सिंचाई करते हैं तो इसमें भी होता क्या है कि नहर के पानी के साथ बहुत सारे खरपतवार के बीज भी बह कर के सिंचाई के साथ खेतों तक पहुंच जाते हैं और ऐसे में भी हमारे फसलों को प्रभावित करते हैं। या इरिगेशन या हम मैनेजमेंट में ये भी ध्यान रखते हैं कि ऐसा हम कोशिश करें कि रो में ही रखें। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि थाला बनाकर सिंचाई कर रहे हैं तो केवल जड़ क्षेत्र तक जाए और सिस्टम तक ना जा पाए। या हम भूमिगत सिंचाई कर लें, जैसे हम कहते हैं सब इरिगेशन, तो यहाँ पर उस तरीके से भी सिंचाई कर लेंगे तो केवल फसलों के जड़ों तक ही पानी पहुँचेगा और खरपतवार तक नहीं होगा। अगला है कि भूमि सुधारकों का जो भी भूमि सुधारक पदार्थ होते हैं उनका भी प्रयोग करके कर सकते हैं। तो ये चीज़ आते हैं। अगला आपका होता है इसी कड़ी में तीसरा जो है वो है जैविक विधि, मतलब जैविक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। जैविक विधि में सबसे पहला आपका है जो परजीवी, पैरासाइट्स का उपयोग करके, परजीवी दूसरों के ऊपर आश्रित होने वाला, मतलब ऐसा कोई जीव हम उस पौधे के ऊपर छोड़ दें कि जो उसी के ऊपर खा करके अपना जीवन यापन करे। तो जब उसको खा करके जीवन यापन करेगा तो उसको समाप्त कर देगा, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देगा, ये भी होता है। अगला होता है कि कीटों के द्वारा, तो बहुत सारे ऐसे कीट भी होते हैं जो फसलों को खा करके नष्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो फसलों को या जो भी खरपतवारों को डैमेज कर देते हैं। उसके बाद में बहुत सारे बायोलॉजिकल हर्बिसाइड्स आते हैं, उनका प्रयोग भी कर लेते हैं। एनिमल्स, इन सब के भी प्रयोग के द्वारा जैविक विधि से आप खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। अगला जो आता है वो रासायनिक विधि है। आज के समय में किसान सबसे ज़्यादा रासायनिक विधि का ही उपयोग करता है क्योंकि यह बड़ा आसान विधि उसको लगता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा रासायनिक विधि का भी उपयोग करता है। रासायनिक विधि में दो प्रकार का होता है, ये बहुत समझने वाली बात है। रासायनिक विधि में दो प्रकार का प्रयोग करते हैं, एक होता है सेलेक्टिव हर्बिसाइड और एक होता है नॉन सेलेक्टिव, मतलब वर्णात्मक अवर्णात्मक, दो प्रकार की विधियां यहाँ पर आती हैं। पहला कि सेलेक्टिव हर्बिसाइड, सेलेक्ट करके चुन चुन के मारना, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेलेक्टिव हर्बिसाइड। जैसे मान लीजिए कि हमारे फसलों के साथ कोई खरपतवार है तो उसको अगर मारना तो उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करना। जैसे मान लीजिए 2,4-D का उपयोग कर रहे हैं तो वह केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को ही नष्ट करेगा और हमारे फसलों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो हो जाएगा सेलेक्टिव हर्बिसाइड, मतलब केवल चुन करके खरपतवार को ही मारेगा और अन्य हमारे फसलों को कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगला होता है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। जो ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड मतलब ये सेलेक्ट नहीं करेगा, जितनी भी वनस्पतियां सबको मार देगा, सबको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अब इसमें सेलेक्टिव में भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इसमें फोलियर एप्लीकेशन और एक होता है सॉइल एप्लीकेशन। फोलियर एप्लीकेशन मतलब कि सीधा छिड़काव करके। अब फोलियर एप्लीकेशन में दो आता है, एक होता है संपर्क शाकनाशी और एक होता है हस्तांतरित शाकनाशी। तो संपर्क शाकनाशी का मतलब कि पौधे के जिस भाग पर, अभी हम रसायन का जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कौन कौन किस में रसायन आते हैं। तो संपर्क शाकनाशी का मतलब यहाँ पर यह होता है कि पौधे के जिस भाग पर उस रसायन का प्रयोग होगा, जिस भाग पर, या आप कह सकते हैं कि खरपतवार के जिस भाग पर वह रसायन पड़ेगा केवल उसी को डैमेज करेगा। कहने का अर्थ है जैसे केवल पत्ती के ऊपर पड़ा तो केवल पत्ती को नुकसान पहुंचाएगा, अगर जड़ के पास पड़ा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको ख़त्म करेगा। अगला आपका होता है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड, हस्तांतरित। हस्तांतरित का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर चल करके, जैसे आप 2,4-D का उपयोग करते हैं
तो 2,4-D का अगर पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर दिए तो पहले पत्ती डैमेज होता है, तना डैमेज होता है, फिर जड़ को, मतलब वो पौधे के संपूर्ण भाग पर पहुंच जाता है, मतलब उसको ट्रांसलोकेटेड करके, हस्तांतरित होकर के एक भाग से दूसरे भाग तक चल करके उसको डैमेज कर देता है। अगला आपका आता है सॉयल एप्लीकेशन, कि सॉयल में हम रसायनों का प्रयोग कर देते हैं कि जिससे हमारे खरपतवार के बीज उगने ही नहीं पाते हैं, उसमें उगने ही ना पाएँ। तो इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक संपर्क, एक ट्रांसलोकेटेड, इसमें भी आता है। तो इसका भी वही चीज़ प्रयोग कर लेते हैं कि संपर्क, जो अगर वो संपर्क में आएगा उसको कर लेगा, ट्रांसलोकेटेड मतलब हर वहाँ पर हस्तांतरित होकर के हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव में भी है कि फोलियर एप्लीकेशन छिड़काव के द्वारा, और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड और ट्रांसलोकेटेड, तो इसमें भी संपर्क और हस्तांतरित दो तरीके से। तो नॉन सेलेक्टिव का मतलब कि सभी प्रकार के वनस्पतियों को इसमें नष्ट कर देगा। और इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इसमें किन किन रसायनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, किसके लिए हम सेलेक्टिव में, किसका नॉन सेलेक्टिव में, किसका फोलियर एप्लीकेशन के रूप में, किसका सॉइल एप्लीकेशन के रूप में। इस विषय पर हम चर्चा अगले पॉइंट में करेंगे। धन्यवाद। देखिए, औरों को दिखाइए, शेयर करिए, बम्पर शेयर करिए और सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। धन्यवाद।